अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज हम करेंगे यूनिट 4। इस यूनिट में हम देखेंगे कि अहम पहाड़ी सिलसिले कौन से हैं, सतह मुर्तफ़ा क्या है, दरिया और उसके मावन दरिया कौन से हैं और कौन सी तबई ख़ुसूसियात हैं, मतलब फ़िज़िकल फ़ीचर्स कौन सी हैं। तो साथ हम ये भी देखेंगे कि जितने भी इलाके हैं पाकिस्तान में, चाहे वो दरिया हों, पहाड़ हों, सतह मुर्तफ़ा हो, वो पाकिस्तान के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और पाकिस्तान को ये कैसे इम्पोर्टेंस दिलाते हैं। तो पहला MCQs देखते हैं कि हाईएस्ट जो पीक है पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी है, K2। और शुमाल मगरब में कौन सा पहाड़ी सिलसिला वाक़या है, ये हम साथ मैप देखेंगे तो वेरी क्लियर हो जाएगा आपको कि सबसे पहले तो जो शुमाल मगरब में पहाड़ी सिलसिला है वो हिंदू कुश है। शुमाल ऊपर वाली साइड और मगरब वेस्ट वाली साइड, तो इन दोनों में देखेंगे तो वहाँ पे हिंदू कुश है। कराकरम और हिमालय दोनों नॉर्थ में आते हैं। फिर कराकरम के पहाड़ों की औसत बुलंदी कितनी है, एवरेज कितनी है, ये 6000 मीटर है। और पाकिस्तान का 33% एरिया माउंटेन से कवर्ड है। और जो आर्जी लेक्स होती हैं ना, आर्जी झील होती हैं, उनको वो बलूचिस्तान में पाई जाती हैं। उसकी जब हम खसूसियात पढ़ेंगे सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान की, तो उसमें ये भी आप याद रखिएगा, मैं उस वक्त एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि वहाँ पे आर्जी लेक्स होती हैं, आर्जी झीलें होती हैं। वो कौन सी होती हैं, जो कि बारिशों के सीज़न में बनती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं, तो उनको बोलते हैं हमून। हमून का मतलब क्या है, आर्जी झील या सीजनल लेक, जो उसी वक्त बनेगी सिर्फ बारिशों के सीज़न में और फिर ख़त्म हो जाएगी। फिर पोटोहार में कौन सी खसूसियात नहीं है सतह मुर्तफ़ा में, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट नहीं है, घने जंगलात नहीं हैं, और बाकी सारी ख़राब ज़मीन भी है इसकी, और बाकी सारी खसूसियात हैं। और ये ख़राब ज़मीन क्यों है, इरोजन की वजह से, तोड़ फोड़ की वजह से। और कौन सा मादनी नमक है जो कि साल्ट रेंज में है, साल्ट रेंज मतलब चट्टानी नमक। और इसमें से कौन सी खसूसियत नहीं है सिंध के मैदान की, इसमें दोनों कोस्टा पाए जाते हैं। कोस्टा क्या होता है, ढलान होती है, जो कि बंजर हिल कह सकते हैं आप। तो दोनों तरह की हैं, गंजू टक्कर भी है और रोडी कोस्टा दोनों हैं ये। और चोलिस्तान डेजर्ट में कौन सा मादनी नमक है, ये जिप्सम। सबसे पहले पोटोहार प्लेट्यू की खसूसियात देखते हैं हम। पोटोहार प्लेट्यू यानी सतह मुर्तफ़ा, तो इसमें एक तो नामवार और पसमानदा पहाड़ियाँ हैं। पसमानदा मतलब जो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, बार बार कैसे टूटी हैं ये इरोजन के प्रोसेस से। इरोजन क्या होता है, तोड़ फोड़। किस वजह से होती है ये तोड़ फोड़, सबसे पहले तो हवा से, फिर बारिश, फिर मुख्तलिफ़ आंधियाँ चलने की वजह से, मुख्तलिफ़ जिस तरह ये आप ये देख रहे हैं ज़मीन, जब इसके ऊपर वेजिटेशन है, दरख्त हैं, तो ये ख़राब नहीं होती। लेकिन जैसे ही वेजिटेशन रिमूव हुई तो इसके ऊपर क्रैक्स आ गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये क्रैक्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि बहुत बड़े बड़े क्रैक्स बन गए। जब क्रैक्स बड़े हो गए तो उनको कहते हैं रिल्स। छोटा हो ना तो क्रैक, बड़ा हो तो रिल्स। और फिर जब रिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उनको बोलते हैं गलीज़। और वो ज़मीन जिसके ऊपर बेशुमार क्रैक्स, मतलब मजमुआ हो क्रैक्स का, तो उसे बोलेंगे हम बैड लैंड, ख़राब ज़मीन। तो ये है, तो ये नाकस ज़मीन हो जाती है। फिर लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट है गर्त लिखा हुआ है। गर्त मतलब गड़ा। जब ज़मीन ज़्यादा उसको इरोजन कर देते हैं तो बहुत सी चीज़ उसके ऊपर वाली सारी सतह रिमूव हो जाती है जब, तो गड़े बन जाते हैं। और ये गड़े बार बार इरोजन के प्रोसेस की वजह से होते हैं, जो कि विंड्स, स्नो, रेन की वजह से होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी ज़रखेज़ ज़मीन होती है वो रिमूव हो जाती है। तो ये गड़ा है, गर्त जो लिखा है ना, गड़ा, ये जो नज़र आ रहा है आपको। फिर इसके बाद रवीन्स यानी कि घाटियाँ हैं। घाटियाँ क्या होती हैं, वो जो घाटी ने ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। कैसे तकसीम किया, तो दरमियान में से पानी निकल रहा है, तो जो घाटियाँ एंड पे लिखा हुआ है, मतलब दो हिस्सों में उन्होंने ज़मीन को तकसीम किया और दरमियान से पानी जब गुजरना शुरू हो गया, दो अलग हिस्से हो गए उस पूरी लैंड के, तो वो घाटियाँ बन गई। तो ये तमाम खसूसियात सतह मुर्तफ़ा की हैं, पोटोहार प्लेट्यू की। और रिजिज जहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है पहाड़ियों की चोटियाँ। पहाड़ की जो हाइट देखें तो 900 मीटर से ऊपर होती है, और जो चोटियाँ होती हैं या हिल्स होती हैं वो 900 मीटर से कम, 300 से 900 मीटर के दरमियान होती हैं। जब ये देखें ऊपर से रिजिज जहाँ लिखा हुआ है, ये सारी जगह इसकी इरोजन का शिकार हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता जब यहाँ पे दरमियान में क्रैक भी आ जाएगा ना, तो दरमियान से जहाँ पानी गुजरेगा वो घाटियाँ बन जाती हैं। और ये घाटियाँ भी कैसे बनती हैं, ये सारी की सारा इरोजन प्रोसेस से, तोड़ फोड़ के अमल से। पहले रिजिज हैं
और फिर जब बिल्कुल दो हिस्सों में हो गया और पानी बहना शुरू हो गया तो ये रवीन जो लास्ट आपका लिखा हुआ है घाटियाँ, जहाँ से पानी गुजरता है। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आपके ये है कि कौन से हमारे नादरन माउंटेन्स हैं। नादरन माउंटेन्स में जो पासिस हैं या वेस्टर्न में, पहले नादरन माउंटेन्स की लोकेशन देखें कहाँ है। ऊपर नॉर्थ में है। नॉर्थ में कौन कौन से हैं? हिमालय है, कराकरम है और हिंदू कुश, ये नॉर्थ में है। तो जो इन पहाड़ों के दरमियान से रास्ता गुजरेगा, चाहे वो नेचुरली हो या मैन मेड हो, चाहे इंसान ने खुद बनाया हो, तो वो उन रास्तों को पासिस कहते हैं। पासिस एक मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। कैसे करते हैं? वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होती है, तजारत होती है, डिफेंस के लिए मदद मिलती है। तो कुछ जो को हिंदू कुश की पिक्चर में देखें, ये पासिस, ये बोलान पास है जो कि बलूचिस्तान में है, वेस्टर्न माउंटेन्स वाली साइड पे। तो ये सारे पासिस की इमेज भी शो हो रहा है कि शंदूर पास कौन सा है, टोची पास, सारे पासिस ये कहाँ से गुजरते हैं? पहाड़ों के दरमियान से, या पहाड़ों के ऊपर अगर कोई नेचुरली रास्ता बन जाए तो वहाँ से भी। तो कुछ पासिस देखें यहाँ पे, खंजराब पास गिलगित बल्तिस्तान में है। फिर इसके अलावा KPK में देखें, लवारी पास है, खैबर पास है KPK में जो कि बहुत मशहूर है। फिर इसके बाद और भी बहुत सारे पासिस हैं। गोमल पास नज़र आ रहा है आपको, ये भी वेस्टर्न माउंटेन्स में है। फिर इसके अलावा ऊपर आप कराकरम पास में देखें, खंजराब पास है। ये सारे पासिस मुल्क की तरक्की के लिए इसलिए किरदार अदा करते हैं कि यहाँ से डिफेंस के लिए हमारे कंट्री की जितनी भी आर्मी है उसको सारा इक्विपमेंट मुहैया होता है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ हमारी तजारत होती है। तो ये सारे पासिस पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत अहम हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, साल्ट रेंज ये किधर है? सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देखेंगे। लोकेशन में देखें तो ये दरिया झेलम इसके ईस्ट में है और वेस्ट में है इसके दरिया सिंध। तो दरिया सिंध और दरिया झेलम के दरमियान में है ये। और इसमें इलाके कौन कौन से हैं? ये इलाके भी प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। इलाके इसमें आते हैं इस्लामाबाद, अटक, रावलपिंडी, चकवाल और झेलम वगैरह। तो साल्ट रेंज में क्या ख़ास बात है? इसमें सबसे पहले तो हमें मादनी नमक मिलता है और चूने का पत्थर है जो कि हमारे मुल्क की, अगर हम इसको दूसरे मुल्कों को बेचें तो बहुत फ़ायदा होगा। फिर इसके बाद कलर कहार लेक है, यहाँ पे झील है। और कोई साल्ट की सबसे जो ऊंची चोटी है सेक्सर है। और तो यहाँ पे इक़्तिसादी काम कौन सा होता है? नमक निकालने का। और इसकी खुसूसियात भी वही हैं, यानी टूटी फूटी खस्ता हाल ज़मीन है। और ये क्यों टूटी फूटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे जो अहम काम है इक़्तिसादी सरगर्मी, नमक निकालना और उसको यानी माइनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दरिया सिंध के आपने मावन दरिया देखने हैं। मावन दरिया कहते हैं ऐसे दरिया जो कि बड़े दरिया के साथ उसकी मिल जाते हैं और फिर समंदर में गिरते हैं। डायरेक्ट वो समंदर में नहीं गिरते, बड़े दरिया के साथ शामिल होते हैं और फिर समंदर में जाते हैं। तो अगर ये आप मैप देखें तो इसमें वेस्टर्न साइड पे भी हैं। वेस्टर्न साइड पे कौन से रिवर हैं? सवात है, कुनहार है, काबुल है, कुरम रिवर है, ये सारे वेस्टर्न साइड पे हैं। और इसके ईस्टर्न साइड पे यानी मशरिक़ वाली साइड पे कौन से दरिया हैं? झेलम, चनाब, सतलज वगैरह। तो ये सारे दरिया सिंध के मावन दरिया हैं। मावन दरिया जो कि दरिया सिंध के अंदर शामिल होते हैं और फिर अल्टीमेटली समंदर में जा गिरते हैं। दरिया सिंध कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से निकलता है? ये बोकरचू ग्लेशियर है तिब्बत चीन के अंदर, वहाँ से निकलता है। और यहाँ से देखें गिलगित से गुज़रता हुआ ये आखिरकार पंजाब KPK से गुज़रता हुआ सिंध में जाके गिरता है। तो बड़ा दरिया है। तो जितने रास्ते में छोटे दरिया आते हैं या कोई स्ट्रीम्स आती हैं, लेक्स आती हैं जो कि इसके साथ शामिल होती हैं, डायरेक्टली जाके समंदर में नहीं गिरती, इनडायरेक्टली मतलब इसके साथ शामिल होकर समंदर में पहुँचती हैं, तो वो सारे इसके मावन दरिया कहलाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपने बताना है कि बलूचिस्तान में कौन से बेसन के अंदर तास, उर्दू में तास बोलते हैं उसे, कि उसके अंदर कौन सी आर्जी झीलें हैं। तो आर्जी झीलें कौन कौन सी हैं जो कि सिर्फ बारिशों के सीज़न में बनती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो तास हैं वहीं पे ये बनती हैं। और ये इन्हें आर्जी झीलें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारा साल नहीं रहती, जैसे ही गर्मी आएगी तो ये ख़त्म हो जाएंगी। तो इनकी एग्जांपल्स भी आपने लिखनी थी। तो इसमें कौन सी आएंगी? हामून मशकेल है, लौरा लेक है, लौरा झील है, फिर इसके अलावा नवार जंगी है। बलूचिस्तान में सबसे जो मेन काम है वो मछलियाँ पकड़ने का है, क्योंकि साहिल समंदर की पट्टी बलूचिस्तान में बहुत लंबी है, तो इसको मज़ीद तरक्की देने की ज़रूरत है। और जो बाकी काम अगर देखे जाएँ तो ये जानवर पालते हैं
और जानवरों से जो हासिल होती है मसनूआत, मसलन दूध, चमड़ा वगैरह, वो मसनूआत बेचते हैं। तो इनको मज़ीद तरक्की देने की ज़रूरत है ताकि बलूचिस्तान के लोग खुशहाल हो सकें। एक आपका एडिशनल क्वेश्चन है कि ताज से क्या मुराद है, जिसे बेसन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये नशेबी इलाका होता है जो कि छोटी छोटी कटी हुई पहाड़ियों के दरमियान, जो कि तोड़ फोड़ का शिकार हो चुकी हैं, उनके दरमियान गिरा हुआ होता है। और इसके अंदर पानी जमा होगा तो जैसे आर्जी या सीजनल लेक्स के अंदर पानी जमा होता है ना, ऐसे ही इसके अंदर समंदर तक जाने का इसमें रास्ता नहीं होता। कुछ देर के लिए पानी जमा होगा और फिर उसके बाद ड्राई हो जाएगा। तो इसका पानी समंदर तक डायरेक्टली नहीं जा सकता। तो ताज की ऐसी जगह है जो कि छोटी छोटी पहाड़ियों के दरमियान गिरी हुई है और डोंगा नुमा, जैसे प्याला होता है ना, उसकी तरह इसकी शक्ल होती है। लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि रेगिस्तानों में कौन से ऐसे वसाइल हैं जिनसे हम मुकामी लोगों को बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मादनी नमक है। नमक थार और चोलिस्तान के रेगिस्तानों में है। तो अगर हम इसको अच्छी तरह इसकी माइनिंग की जाए, कानकनी की जाए, तो इस कानकनी के नतीजे में प्रोसेसिंग के बाद अगर ये बेचेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा इन लोगों को। फिर कोयला भी है, शमसी तवानाई, यानी वहाँ पे हम सोलर पैनल पार्क्स बना सकते हैं। बहावलपुर में है भी सोलर पावर प्लांट चोलिस्तान डेज़र्ट में। फिर हवा से बिजली पैदा करके भी हम कर सकते हैं चोलिस्तान के लोगों को या सहरा के लोगों को खुशहाल। ज़री वसाइल जो भी वहाँ पे ज़ेर ज़मीन पानी मौजूद है, हम उसको जदीद तकनीक्स के ज़रिए, जदीद तरीक़ों के ज़रिए निकाल के लोगों को खुशहाल बना सकते हैं वहाँ पे ज़राअत को फ़रोग़ देकर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश की जो वीडियो है उसमें बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सरसरी सा बता रही हूँ। अगर किसी को मज़ीद अच्छी तरह समझना हो तो पाकिस्तान स्टडीज़ की जो यूनिट 4 की इंग्लिश की वीडियो है आप उसमें भी समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, फिर सहरा के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हमारे डेजर्ट्स के अंदर लोग आएँ तो वहाँ पे होटल मैनेजमेंट हो, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स की तरबियत दे लोगों को ताकि वो उससे अपनी रोज़ी का बंदोबस्त कर सकें। कुछ टूरिस्ट गाइड्स हों वहाँ पे, और जीप रैली वगैरह जिस तरह होती है। तो जंगली हयातियात जितनी भी पाई जाती है, जंगली हयात मतलब एनिमल्स जितने भी हैं वहाँ पे, उसके लिए वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स या कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स बनाए जाएँ जिसके ज़रिए उन जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। मुकामी हुनर, हमारे हर सूबे में बेशुमार हुनर पाए जाते हैं। तो जो मुकामी लोगों के अंदर जो भी चीज़ें बनाने का हुनर है, चाहे वो शीशे का काम है या कुछ भी चादरें बनाने का जो भी, तो उसको मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए, उनकी चीज़ों को बड़ी मार्केट्स तक लाने के लिए कुछ बंदोबस्त किया जाए तो भी वहाँ के लोगों के हालात बेहतर हो सकते हैं। सबसे बढ़कर ये कि लोगों को, वहाँ के लोगों को तालीम और सेहत की सहूलतें देंगे तो फिर तो उनकी हालात ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो जितने भी वहाँ पे हम वाक़े देखेंगे खुशहाली के, तो वो तालीम से ही आने हैं। सबसे पहले तालीम और सेहत की सहूलियात देंगे तो लोग खुशहाल हो सकेंगे, अपने रोज़गार के लिए वो काम कर सकेंगे, उन्हें छोटे मोटे हुनर सिखाए जा सकते हैं। नादरन माउंटेंस की ऊपर देखना है आपने कौन से पौधे पाए जाते हैं, नेचुरल वेजिटेशन जो अल्लाह ताला की तरफ से पौधे उगते हैं पहाड़ों के ऊपर, वो कौन से हैं। तो सबसे पहले तो नादरन माउंटेंस हमारे नॉर्थ में हैं। पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन से हैं, हिमालय, कराकरम और हिंदू कुश, ये नादरन माउंटेंस हैं। और नादरन माउंटेंस की उनकी ऊंचाई के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन से पौधे होंगे, उनकी क्या खसूसियात होंगी। इसी तरह जो बहुत ऊंचे होंगे वहाँ पे दरख्त और तरह के होंगे, और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक्स होंगी जैसे K2 है तो वो हिमालय है। तो इनकी चोटियाँ तो सारा साल ढकी रहती हैं बर्फ़ से, तो वहाँ पे जो पौधे होंगे वो सिर्फ 90 डेज़ के लिए होंगे। जैसे कि अल्पाइन है, छोटे छोटे वो फूलों वाले पौधे, तो कुछ अरसे के लिए होंगे वो पौधे। तो जैसे सीज़न चेंज होगा वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वो चोटियाँ जो बर्फ़ से ढकी रहती हैं उधर पौधे ना होने के बराबर होते हैं। मज़ीद देखने के लिए, इसको अच्छी तरह से कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इंग्लिश की वीडियो में देख लें, एक्सप्लेनेशन वहाँ पे उर्दू में ही है। मज़ीद खसूसियात देखिए तो ये पानी की फ़राहमी पे है। पानी कहाँ से आएगा, ग्लेशियर जब मेल्ट होंगे तो पानी तो आएगा। तो दरिया भी ग्लेशियर के मेल्ट होने से बनते हैं। तो ग्लेशियर के जब मेल्ट होंगे जितने भी, तो पानी फ़राहम होगा। अब मुख्तलिफ़ ऊंचाइयों पे पानी की फ़राहमी का मुख्तलिफ़ होगा रेट। तो जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे थोड़े अच्छे ग्रीन पौधे होंगे, और जहाँ पे पानी कम मिक़दार में होगा वहाँ पे पौधों की इतनी अच्छी अफजाइश नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलूचिस्तान की सतह मुर्तफ़ा और
पोटोहार सतह मुर्तफ़ा में क्या फ़र्क है, दोनों में मिसालें देनी है। सबसे पहले तो इनकी मुकाम कि किस जगह पे है। तो सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान के अंदर है और पोटोहार प्लेट्यू या पोटोहार सतह मुर्तफ़ा ये दरिया झेलम के और दरिया सिंध के दरमियान में है, यानी दो दरियाओं के दरमियान में है। तो वो जगह जो दो दरियाओं के दरमियान में होगी यकीनन ज़रख़ेज़ भी होगी और कुछ जगहों पे तोड़ फोड़ का अमल भी होगा, यानी इरोजन का अमल भी होगा। तो सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान की तरह पाकिस्तान के मगरिब में है। बलूचिस्तान सूबा भी तो पाकिस्तान के मगरिब में है, तो ये भी मगरिब में है। और बुलंदी देखी जाए तो सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान की हाइट रिटर्न है देखें, और बुलंदी इसकी 600 से 900 मीटर के दरमियान है, जितनी भी इसके अंदर पाई जाएगी सतह मुर्तफ़ा की। सतह मुर्तफ़ा ऐसा इलाका होता है जो आम ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा होता तो हमवार ही है, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो ये 600 से 900 मीटर के दरमियान है इसकी बुलंदी, जबकि पोटोहार प्लेट्यू की बुलंदी 500 से 600 मीटर के दरमियान में है। बलूचिस्तान की बुलंदी इसलिए भी ज़्यादा है उस सतह मुर्तफ़ा की क्योंकि वहाँ पे माउंटेनियस रीजन है ज़्यादा। तो मौसम और बारिशें देखा जाए तो बलूचिस्तान की ज़मीन ज़्यादातर बंजर है, इसीलिए वहाँ पे हामून, मशकेल और इस तरह की लेक्स बनती हैं। जबकि सतह मुर्तफ़ा पोटोहार में मौसम मुतदल होता है, बारिशें भी ज़्यादा होती हैं और बारिश के लिए मौजू है। बलूचिस्तान में क्योंकि बारिशें कम हैं, बारिशें हों भी तो बहुत थोड़ी हैं, बंजर ज़मीन है, तो वहाँ पे खजूर और अंगूर वगैरह पैदा होते हैं। जबकि पोटोहार प्लेट्यू में हर तरह की सब्ज़ियाँ, फसलें, गंदम, जौ वगैरह। और मादनी वसाइल में बलूचिस्तान के अंदर तेल, गैस, कोयला, तांबा, सोना जैसे मादनी वसाइल हैं, और पोटोहार प्लेट्यू में नमक, चूना, पत्थर वगैरह ये मादनी वसाइल हैं। दोनों में फ़र्क ये है। तो आबादी देखी जाए, जब बंजर ज़मीन होती है तो वहाँ पे आबादी कम होती है, स्कैटर्ड होती है। तो यहाँ पे बलूचिस्तान प्लेट्यू में आबादी कम है और पोटोहार प्लेट्यू में आबादी ज़्यादा है। ज़्यादा होने की मेन रीज़न क्या है? पानी की अवेलेबिलिटी, क्योंकि दो दरियाओं के दरमियान है पोटोहार प्लेट्यू, तो ज़ाहिर है पानी भी अवेलेबल है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बहुत अच्छा है, तो आबादी यहाँ पे ज़्यादा है। फिर अगर माशरती और सकाफ़ती पहलू देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर बलोच तहज़ीब और सकाफ़त पाई जाती है, जो कि एक अपनी ख़ास पहचान रखती है। और सतह मुर्तफ़ा पोटोहार में पंजाबी और पश्तून कल्चर का, सकाफ़तों का मिक्सचर पाया जाता है। फिर सियाहत के लिहाज से सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान में सियाहत के मौके बहुत ज़्यादा हैं, मदनियात हैं, सहरा के मनाज़र भी हैं। तो जबकि पोटोहार प्लेट्यू में तारीख़ी मकामात हैं, किले हैं, रवायात हैं, किला रोहतास जैसे सियाती मकामात हैं। तो यही डिफ़रेंस थे इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शुमाली पहाड़ों में और मगरबी पहाड़ों के दरमियान फ़र्क बयान करना है। सबसे पहला फ़र्क हमेशा लोकेशन का होगा कि शुमाली पहाड़ शुमाल में वाक़ हैं पाकिस्तान के और मगरबी पहाड़ मगरिब में हैं। शुमाली पहाड़ कौन से हैं ये बार बार डिस्कस हुआ है, कराक्रम है, हिमालय है और हिंदू कुश। और वेस्टर्न माउंटेंस या मगरबी पहाड़ कौन से हैं? जितने भी बलूचिस्तान के अंदर पाए जाते हैं वो सारे वेस्टर्न माउंटेंस में आएंगे, जैसा कि कोई सुलमान है, वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ हैं, और कोई सफ़ेद है, कोई कीथर की पहाड़ियाँ हैं। तो ये सारी वेस्टर्न माउंटेंस में हैं, लेकिन ये इनकी अब हमने लोकेशन देख ली, एक शुमाल में और दूसरा मगरिब में। अब लोकेशन के बाद हम इनकी ऊंचाई देखते हैं, बुलंदी कितनी है। तो नादरन माउंटेंस बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, जिसमें K2 भी है, हिमालयन माउंटेंस हैं, और वेस्टर्न माउंटेंस की ऊंचाई कम है। ये सेकंड लाइन में लिखा हुआ है खर्च, ये खर्च नहीं होगा, कोई किरथर यहाँ लिख लें। तो बुलंदी के बाद देखते हैं इसकी खसूसियात के, जोग्राफियाई खसूसियात का मतलब है जिस जगह पे हैं उसकी क्या ख़ास बातें हैं, मतलब वहाँ पे पहाड़ हैं, दरिया हैं, क्या चीज़ है। तो जोग्राफियाई खसूसियात में शुमाली पहाड़ बर्फ़ पोश हैं, ग्लेशियर्स हैं, तो बुलंदियों पे हैं और वहाँ से रास्ता गुज़रने का बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँचा जाता है। जबकि मगरबी पहाड़ बंजर हैं, खुश्क हैं और पथरीली ज़मीन है उनकी, तो वादियाँ और दुरे भी यहाँ पे कम हैं। तो ये हो गया हमारी जोग्राफियाई खसूसियात। नेक्स्ट हेडिंग है मौसमी हालात। तो शुमाली पहाड़ी इलाके, यहाँ पे सर्द मौसम होगा, बर्फ़बारी आपको पता है होती रहती है, क्योंकि चोटियाँ जो बर्फ़ से ढकी हुई हैं, ठंडा इलाका है, तो दर्जा हरारत वहाँ पे बहुत कम होता है।
और मगरबी पहाड़ों में खुश्क और गर्म मौसम होता है। सर्दियों में दर्जा हरारत मुतदल कहते हैं दरमियाने को, तो दरमियाना हो जाता है, कभी कभार बर्फ़बारी भी हो जाती है। आबादी जो नादरन माउंटेंस हैं वहाँ की आबादी कबाइल पे मुश्तमिल है, जिसमें बल्ती है, शीना और मुख्तलिफ़ कबाइल हैं। और यहाँ की सकाफ़त भी मतनव्वो है। मतनव्वो कहते हैं वैरायटी वाली, जिसमें जैसे जैसे कबाइल होंगी उनकी ज़ुबानें भी मुख्तलिफ़ होंगी और साथ उनकी कल्चर भी मुख्तलिफ़ हो सकता है, तो वैरायटी है इसमें। और मगरबी पहाड़ों में ज़्यादातर पश्तून कबाइल होंगे और यूसुफ़ज़ई, अफरीदी, ये सारे यहाँ पे पश्तून सकाफ़त है ज़्यादातर। और मुआशी सरगर्मियों में देखें तो शुमाली पहाड़ों में लोग सैर के लिए जाते हैं, तो सियाहत, ज़राअत मतलब खेती बाड़ी करना, मवेशी पालना वगैरह यहाँ पे सरगर्मियाँ होंगी। और मगरबी पहाड़ों में ज़राअत और मवेशी पालना। वेस्टर्न में क्योंकि मौसम थोड़ा गर्म होता है तो वहाँ इतनी ज़्यादा सियाहत नहीं होती, लेकिन शुमाली पहाड़ों में सियाहत ज़्यादा होगी, टूरिज़म ज़्यादा होगा। कुदरती वसाइल में देखा जाए तो नादर्न माउंटेंस में ग्लेशियर ज़्यादा हैं, तो वहाँ से पानी वाफ़र मिक़दार में आता है। दरिया सिंध भी नादर्न माउंटेन से आता है, तो पानी के वसी ज़ख़ायर हैं, जंगलात भी हैं और मदनियात के ज़ख़ायर भी हैं। जबकि मगरबी पहाड़ों में कोयले, तेल और गैस के ज़ख़ायर पाए जाते हैं। पानी वहाँ पे कम है क्योंकि वो ज़रा बंजर इलाके हैं, और इसी फ़र्क से आप अच्छी तरह इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका बुक के ऊपर है, इसको मैंने साथ ही पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है। डियर लिसनर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।